नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय यूसुफ अंसारी साहब। उनका स्वागत। नमस्कार। दो बड़ी खबरें आज बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। पहली खबर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तिरंगे से नाक पोंछ लेते हैं। ये राष्ट्रवादी पार्टी का कल्चर है। तिरंगा यात्रा का पहले से ही बीजेपी का जो मूवमेंट है वो खराब होता चला जा रहा है। मोदी जी भाषण दे के निकलते हैं, तब तक उन्हीं के एक मंत्री हैं जिनका नाम विजय शाह है, और वो कर्नल सोफिया को लेकर घटिया बयान दे देते हैं। वो खबर से निजात नहीं पाए थे तब तक उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता हैं बब्बन सिंह, उनका बड़ा घटिया वीडियो वायरल हो जाता है। और अब ये तीसरा वायरल वीडियो हो गया नाक पहुंचने। भाजपा मान रही थी कि हम जीत चुके हैं और गांव गांव जाएंगे तिरंगा यात्रा, और तिरंगा यात्रा के बाद लोगों तक संदेश देंगे। लेकिन इन सब बातों से तिरंगा यात्रा फंसती दिख रही है। इस सब पे इन तीनों अगर खबरों को अलग अलग हम क्लैरिफाई करें तो खबर नंबर 1 ये है कि जयपुर में एक ऐसे विधायक ने तिरंगे से नाक पहुंची है, मुंह पहुंचा है, जो व्यक्ति 24 घंटे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। बीते दिनों आपने देखा होगा एक वीडियो उनका आया था जिसमें वो मस्जिद के सामने खड़े होकर नारेबाजी, गलत तरीके से वहां चित्र करना वायरल, और वहां उल्टी सीधी बातें करना। हालांकि उस पर उन्हें उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने धमकाया तो उन्होंने माफी मांगी थी। तो क्या इस तरीके के नेता जो बेलगाम होते चले जा रहे हैं, क्या वो जान गए हैं कि बीजेपी में कुछ भी करो कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती है? ये तो सच है, ये सच है। बीजेपी में कोई कुछ भी करे, मुसलमानों को गाली दे, महिलाओं का अपमान करे, मस्जिद के सामने जाके भोंडा प्रदर्शन करे। बीजेपी लोग दिखावे के लिए, शर्म लिहाज के लिए उसे फटकार लगा सकती है, उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस दे सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दे सकती है, लेकिन इससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकती है। इतिहास गवाह है बीजेपी का कि जिन नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ विश्वमन किया है, उनको आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारियां मिली है। आप दिल्ली में देख लीजिए, कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट मैटर चला गया है, लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा मुसलमानों के खिलाफ। दंगे भड़काने का उनको ऊपर आरोप है। जिस दिन दंगा भड़का है दिल्ली में 2020 में, 2020 में, वो उनके भाषण के बाद भड़का है। लेकिन क्या पार्टी ने उन्हें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? उल्टा उन्हें टिकट देकर विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो इसीलिए अनुराग ठाकुर को देख लीजिए आप, पिछली बार उन्होंने क्या कहा था। प्रवेश वर्मा को देख लीजिए। तो अब बीजेपी के जो नेता हैं, जो सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में, उन्हें क्या लगता है कि भाई ये एक हमारा कोर एरिया है कि अगर हम मुसलमानों को गाली देंगे, इन पर फब्तियां कसेंगे, इनको हड़काएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो पार्टी में हमें प्रमोशन मिलेगा। उसी तरह वो कर रहे हैं। बाल मुकुंद की आपने बात की, राजस्थान के, ये तो जब जीते थे तो इनके फेवर में वो अभियान चलाना कि साहब इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाओ। यूपी में एक बाबा है तो जयपुर में भी एक बाबा बना दो। और चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने किस तरह से करना शुरू कर दिया था। तो उनका तो खुला एजेंडा है ये मुसलमानों के खिलाफ। और आज जो इनकी तस्वीर सामने आई है कि दूसरों को आप देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे और खुद राष्ट्रीय जो प्रतीक है उनका सम्मान नहीं करेंगे, मतलब तिरंगा कोई रुमाल बनाने की चीज है? ये कैसे आदमी कर सकता है भाई? ये वही आदमी कर सकता है जिसके मन में न देश का सम्मान है और न तिरंगे का सम्मान है। जिसके मन में सम्मान है वो तिरंगे को इस तरह पकड़ ही नहीं सकता हाथ में, कैसा वो कोई रुमाल है या कोई मामूली सा कपड़ा है। तिरंगे की आन बान शान तो उसे लहरा के चलने में है, उसे ऊपर उठाने में है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और कई शायरों ने कहा भाई शान न इसकी जाने पाए तिरंगे पे। तो जो लोग तिरंगे को रुमाल समझते हैं, मुंह साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं, वो उनके अंदर कौन सा देश प्रेम है भाई? देशभक्ति तो दूर की बात है, देश प्रेम ही नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी बात यह है कि तिरंगा यात्रा जिस तरह बीजेपी निकाल रही है, उसका क्या क्या सिर्फ पॉलिटिक्स है ना। सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, अब राजनीति शुरू हो गई है। तो
तिरंगा यात्रा निकाल करके देश को क्या बताया जा रहा है? तो जो सेना पर जो कुछ किया वो तो सेनाओं ने किया ना, उसमें बीजेपी का क्या रोल है? किसी भी पार्टी का क्या रोल है? आज बीजेपी सत्ता में है, कल कोई और पार्टी होती तो पार्टियों का क्या रोल उसके अंदर? तो इस तरह से यात्राएं निकाल के अपनी उपलब्धियां गिनाना, ये बीजेपी का पुराना शगल है। 1999 में जब करगिल हुआ था, सर फिर तिरंगा ऐसे यूज किया जाएगा, नाक पहुंची जाएगी, इस यात्रा का ही तो मकसद है ये। नहीं मैंने ये कहा कि नहीं मैंने ये कहा कि इस तरह से नाक मुंह पहुंचना, तिरंगे को रुमाल की तरह इस्तेमाल करना तिरंगे का अपमान है। बिल्कुल। और इस पर तो किसी को एफआईआर करानी चाहिए, नहीं तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस वाले मामले में। ये तो मजाक है ना तिरंगे के साथ। तिरंगा देश की आन बान शान है, हर भारतीय की के लिए वो गौरव का अनुभव कराता है। तिरंगा इस तरह रुमाल की तरह हाथ में लेकर चलने की चीज नहीं है। तिरंगे को तो हाथ में उठा के ऊंचा दिखा के चलने की चीज है, वो उस पर गर्व किया जाता है। और ये जो उनकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें साफ दिख रहा है कि साहब तिरंगा उनके बाएं हाथ में है और उससे वो उठा के इस तरह से नाक मुंह पहुंच रहे हैं उससे। तो ये तो बहुत शर्मनाक है। इस पर तो उनके खिलाफ तिरंगे का अपमान करने का मुकदमा चलना चाहिए। मुकदमा उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए या हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस वाले मामले में। सर अभी आप कह रहे थे कि भाजपा इस यात्रा का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, और राजनीतिक ये लाभ रिकॉर्ड लेना, है, ये रिकॉर्ड है कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है। सर विपक्ष ये कह रहा है कि हमने जब सर्वदलीय बैठक हुई तो हमने हाँ दी है, हमने पीछे आपके खड़े होके हाँ की है, तो क्यों नहीं तिरंगा यात्रा सभी दलों से मिलकर निकाली गई? जो निकालना चाहता वो निकालता। नहीं बिल्कुल सही बात है। विपक्ष ने जो पहली सर्वदलीय बैठक हुई थी पहलगाम हमले के बाद 23 तारीख को, उसमें सभी विपक्षी दलों ने जो बैठक में शामिल हुए थे एक सुर में कहा था कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना चाहती है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना चाहती है, तो पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला के विपक्षी दलों को बताया कि हमने आज ये किया है। उस वक्त भी सभी विपक्षी दलों ने कहा कि हमारा समर्थन है। तो जब उस वक्त समर्थन था तो इस वक्त भी कहना चाहिए था कि सभी दल, प्रधानमंत्री को आह्वान करना चाहिए था कि भाई सभी दलों ने हमें समर्थन दिया था, हम उसकी कद्र करते हैं, तो सभी दल मिलकर इस देश में एक विजय यात्रा निकालेंगे, सबके हाथ सब दल एक साथ करें। जब जब पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी सैनिक कार्रवाई में सब दल एक साथ है तो उसके जीत का श्रेय अकेले प्रधानमंत्री नहीं, अकेले बीजेपी नहीं, ये शोभा नहीं देता। ये खुली राजनीति है और बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है। दूर क्यों जाते हैं आप? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में सरकार ने, हमारी वायुसेना ने बालाकोट में बम बरसाकर ऐसा बम बरसाए थे। उस वक्त विपक्ष ने, कई विपक्षी दलों ने सरकार से सबूत मांगे थे। चुनाव चल रहा था क्योंकि उस वक्त बढ़ चढ़ के दावे किए गए थे। इस बार तो किसी ने सबूत नहीं मांगा। तो उस पुलवामा में जो शहीद हुए थे उस मुद्दे को, और जो बालाकोट में सरकार ने किया था उसको 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राजनीतिक रूप से भुनाया था कि नहीं भुनाया था? और उसी के चलते बीजेपी को अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा 303 लोकसभा की सीटें मिली थी। और उससे पहले मैं आपको ले जाता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 1998 में वो बने प्रधानमंत्री और 99 में उनकी सरकार गिर गई, अप्रैल के महीने में। और मई में पता चला कि घुसपैठ हो गई है करगिल में, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया गया घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए। जिस तरह इसमें सीज फायर हुआ है उस वक्त भी बाद में सीज फायर हुआ था, काफी दिन युद्ध चलने के बाद था। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए अक्टूबर में, तब भी बीजेपी ने उस विजय यात्रा को, जो करगिल में घुसपैठियों को उसने खदेड़ा था, उसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस मुद्दे को भी चुनाव में भुनाया था। तो बीजेपी अगर ये तिरंगा यात्रा निकाल के बिहार के चुनाव के मद्देनजर और पूरे देश में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। कम से कम हम जैसे लोगों के लिए तो नई बात नहीं है, जो पिछले करीब 25 से 30 साल से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं
और हर बड़ी पॉलिटिकल इवेंट को हमने कवर किया है, देखा अपनी आंखों से। तो उसके हिसाब से 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये है, तो बीजेपी का तो ये शक्ल है कि जो राष्ट्रीय भावनाएं लोगों में उभरती हैं किसी एक मुद्दे को लेकर के, उन्हें वो कैसे चुनाव में कैश करती है, कि है राष्ट्रीय भावनाओं के जरिए किस तरह से वो अपना जनाधार बढ़ाती है और फिर उस बढ़े हुए जनाधार को वोट में कन्वर्ट करती है। इसमें बीजेपी को महारत हासिल है। इस पाकिस्तान के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसे आप लिमिटेड वॉर कहें या संघर्ष, जो भी कुछ नाम देना चाहें, जो भी कुछ हुआ 3-4 दिन चलाए थे, 3 दिन चला, तो इसका फायदा भी बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव में उठाना चाहेगी। और उसके बाद अगले साल जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, इन्हीं दिनों में होंगे, तो उनमें भी वो उसका फायदा उठाना चाहेगी। ये बीजेपी की पुरानी आदत है, उसका पुराना शगल है। सर वहीं दूसरी खबर यह है कि जो सोफिया कुरैशी है उनको लेकर कोर्ट बड़ा सख्त दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से मंत्री को लताड़ लगाई है। कहा आप एक संवैधानिक पद पर बैठे थे, आप कोई आम नागरिक नहीं है जो भूल हो गई। जब आप मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण करते हैं तो बाकायदा आप संविधान को हाथ में लेकर संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं और कहते हैं मैं अक्षुण्ण रहूंगा। तो ये अक्षुण्णता कहां चली गई? आपने तो 2 धर्मों में लड़ाई कराने के लिए एक सार्वजनिक ऐलान कर दिया और आपने बाकायदा समाज को दूषित करने का काम किया है। हाई कोर्ट उस एफआईआर से भी संतुष्ट नहीं है जो एफआईआर हुई। वो कह रहा है कि इसमें कुछ लिखा ही नहीं गया, इनके खिलाफ धाराएं नहीं, तत्काल धाराएं बढ़ाई गई। लेकिन भाजपा अभी उन्हें सस्पेंड नहीं कर पा रही है, बर्खास्त नहीं कर पा रही है। यही बीजेपी का असली चरित्र है। बीजेपी जो अपने आप को कहती था हमारा अलग एक चाल, चेहरा और चरित्र है, चाल और चेहरा तो देख लिया लोगों ने, चेहरे तो बदलते रहते हैं, लेकिन मूल चरित्र बीजेपी का यही है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई विश्व कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसके तमाम गुनाह माफ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कुछ बोला था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं उन्हें मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वो सांसद बनी, लोकसभा में उन्होंने फिर महात्मा गांधी के खिलाफ बोला और गोडसे की तारीफ की। लोकसभा के बवाल मचा तो उनके शब्दों को लोकसभा की कार्रवाई से निकाला गया। राजनाथ सिंह ने खड़े होकर के माफी मांगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में और गोडसे के बारे में ऐसा सोचना तो महापाप है। लेकिन पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इनके खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया था। जब प्रधानमंत्री ने कहा था मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, तो पार्टी ने कहा था कि पार्टी कार्य करेगी। 5 साल वो पूरे एमपी रही, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कपिल मिश्रा का एग्जाम्पल दिया, रोहित शर्मा का एग्जाम्पल दिया, अनुराग ठाकुर का एग्जाम्पल दिया। इन लोगों की तो तरक्की हो गई ना। तो जो कुछ ये कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बोला है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बीजेपी के असली चरित्र को उजागर करने वाली घटना। मतलब उस हिसाब से जैसे उन्होंने बोला कि साहब उन्हीं की समाज से एक को हमने भेजकर ऐसी तैसी करा दी, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी में जितने नेता बड़े रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हुसैन है, और टीवी पे दिखने वाले अपने ये जफर इस्लाम है, और कई प्रवक्ता हैं, शहजाद पुनेवाला है, तो ये सब पहलगाम के जो आतंकी थे उनके भाई हो गए उस रिश्ते से। तो फिर ये कौन सी सोच है भाई? ये वही सोच है कि जो मुसलमानों के खिलाफ समाज में नफरत भरी जा रही है आरएसएस बीजेपी के आला नेतृत्व के द्वारा। ये वही नफरत बार बार झलकती है। कर्नल सोफिया के खिलाफ जो कुछ विजय शाह ने किया है, कहा है, उसके लिए उनकी जगह जेल है। और हैरानी की बात यह है, शर्म की बात यह है कि अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस दिन उनका यह बयान आया था, जब इसकी चौतरफा निंदा हुई, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें बुला के बंद कमरे में उनसे बात जरूर की थी, लेकिन वो बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद विजय शाह माफी मांगते जरूर नजर आए। एक टीवी चैनल या टीवी अखबार से उन्होंने बात करते हुए कहा, साहब अगर किसी से मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार माफी मांगूंगा। लेकिन वो माफी मांगने की बात करते हुए जिस तरह हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उससे साफ जाहिर था कि जिस मकसद से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोला था, वो मकसद उनका पूरा हो गया। वो जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज वो दे चुके, और जिनको मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज वो ग्रहण कर चुके। लेकिन अभी तक वो मंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं? अगर पार्टी उनकी राय से सहमत नहीं है तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले, कम से कम उन्हें मंत्री पद से तो हटाया जा सकता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि साहब उनके बिना
मंत्रालय नहीं चल सकता। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ बयान देने का उनका पुराना रिकॉर्ड है। उन्होंने तो शिवराज सिंह चौहान, जिनके मंत्रिमंडल में वो थे, कुछ साल पहले की बात है, शायद 10 साल पहले की बात है, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में ही बड़ी अपमानजनक बात कही थी, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। तो शिवराज सिंह की पत्नी के बारे में उनकी की गई टिप्पणी की वजह से उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाता है। और कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन पर आज पूरा देश नाज कर रहा है, देश की बहादुर बेटी, जिसको खुद प्रधानमंत्री की पहल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेदारी दी गई, उसका वो एक तरह से चरित्र हनन करेंगे और वो मंत्री बने रहेंगे। इसका मतलब तो साफ है ना कि साहब, मुसलमानों के खिलाफ आप कुछ भी कहिए, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये संदेश साफ है, मोदी की तरफ से साफ है, नड्डा की तरफ से साफ है, अमित शाह की तरफ से साफ है, राजनाथ सिंह की तरफ से साफ है, जो बीजेपी का ये 4-5 बड़े नेता है, उनकी तरफ से संदेश साफ है ना, वरना अब तक हटा दिया जाता उनको। उनको अगर नहीं हटाया जा रहा है, भाई हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ एफआईआर कराई और डीजीपी को हड़काया। डीजीपी ने जहां बचने की कोशिश की, उनसे कहा कि भाई ये कोई, आज भी कहा डीजीपी ने कि जो आप जांच करने की बात कर रहे हो, कोई कत्ल का मैटर तो है नहीं, सब चीज आपके सामने है, उनका बयान सामने है, उनके जो बयान की वीडियो है वो सामने है, तो आप तुरंत जांच करके बताइए। इसमें कहा है, जो धाराएं कोर्ट ने कल जिन धाराओं का जिक्र किया था एफआईआर में, वो धारा ही नहीं है। तो इसीलिए हाईकोर्ट के जज अतुल चौहान, मुरली, क्या नाम है उनका, मुरलीधर, मुरलीधरन, श्रीधरन, श्रीधरन, अतुल श्रीधरन, उन्होंने आज फिर डीजीपी को हड़काया है कि भाई ये क्या एफआईआर है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप तो मंत्री हो, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात बोलते हो, आपको नहीं पता कि आपके इस बंदे का क्या मतलब होगा। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 16 तारीख को, तो पता नहीं सुनवाई में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज की टिप्पणी को देखते हुए लगता है कि विजय शाह को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली नहीं है। और जिस तरह हाईकोर्ट सख्त इस मामले में है, हाईकोर्ट चाहता है कि विजय शाह को जेल भेजा जाए। हाईकोर्ट के तेवर से ऐसा लगता है, जब हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि भाई आप कल क्यों करेंगे, कल तक पता नहीं मैं रहूं ना रहूं, आज कीजिए आप, और 4 घंटे में कीजिए, और दबाव में करनी पड़ी एफआईआर, जैसे भी फॉर्मेलिटी पूरी थी। तो इतनी शर्म नहीं आती है सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि भाई उनके मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट एफआईआर करा रहा है और वो मंत्री बने हुए हैं। यही कोई दूसरी पार्टी का हुआ होता, सरकार कांग्रेस की होती, कांग्रेस के किसी मंत्री ने ऐसी हरकत कर दी होती, तो यही बीजेपी सड़कों पर नंगा नाच कर रही होती। बीजेपी के नेता सड़कों पर डीजे लगा करके इस्तीफा मांग रहे होते सब, पूरा विपक्ष इनके इस्तीफे की मांग कर रहा। आप ठीक कह रहे हैं। ये तो 2 खबरें हो गई, तीसरी खबर शायद आपकी निगाह पर पड़ गई हो। यूपी के बीजेपी के नेता हैं, उनका बहुत खतरनाक वीडियो वायरल होता है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश से शुरू होती है कार्रवाई, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में सरकार किसकी है? भाजपा की। तीनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को थोड़ा सा अलग कर दो तो मध्य प्रदेश में एक तरफा सांसद भी भाजपा की। यूपी में जो नेताजी हैं वो कह रहे हैं कि हमें फंसाया गया है। वीडियो देख के आपको नहीं लगा होगा कोई फंसा नहीं सकता है? आपका हाथ पकड़ के तो ऐसी जगह नहीं ले गया कि नहीं साहब फंसा रहे हैं हम तुम्हें। तो शर्म भी आती है, हम बताने में भी शर्म हमें आ रही है, और उन्हें मतलब वीडियो शूट कराने में शर्म नहीं आई। वहां की विधायिका का भी मैसेज आ गया, जिस विधायिका पर वो आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं चलिए हम वहां खड़े थे, हमारा परिवार खड़ा था, हम वीडियो बनाने की फिराक में थे, लेकिन वीडियो तो बनाने का मौका किसने दिया? तो सवाल यह है, उन्हें भाजपा से निकाल दिया गया क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था। मैं बड़ी गहरी टिप्पणी आपसे चाह रहा हूं इसमें। वहां उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेटर जारी हो गया ना। राजस्थान की खबर पर कुछ अभी तैयारी है क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने तिरंगा से ही नाक पोंछली झंझट खत्म कर दी, आप तिरंगा यात्रा निकालो, निकालते रहो। और मध्य प्रदेश की घटना, तो ये यूपी की घटना और इन सब में आपको डिफरेंस नहीं दिखा? एक तो डिफरेंस वही है जो आपने बताया, दूसरा डिफरेंस ये है कि उत्तर प्रदेश के जिन बीजेपी के नेता का जो बेहद भद्दा वीडियो जो सामने आया है, पहला सवाल तो जहन में यह आता है कि भाई बीजेपी नेताओं के ही ऐसे वीडियो क्यों सामने आता है। इससे पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे, मेरे ख्याल में 10, 12, 15 साल पुरानी बात हो गई है, उनका भी एक वीडियो इस तरह का सामने आया। स्वामी चिन्मयानंद का आपको याद होगा, तो केस भी चला, बाद में कुछ केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ है तो
जाने, लेकिन वीडियो आया था उनका, सामने वायरल हुए थे। एक तो सवाल ये है कि साहब बीजेपी नेताओं के ही ऐसे वीडियो तो सामने आते हैं। दूसरा ये जो आपने बात की कार्रवाई की, तो ये चूंकि कमजोर कड़ी है इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। अगर ये भी मजबूत कड़ी होते तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती भाई। ये थे अपना पहलवान बेटियों के साथ जिस पर आरोप लगे थे ब्रजभूषण सिंह, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बीजेपी ने की थी बताइए उस वक्त। बाद में टिकट नहीं दिया तो उन्हें, वो आपका जो भी कहने इंटरव्यू का, करने के नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि अगर दिल्ली से संपर्क है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, राज्यों बिल्कुल। से संपर्क है तो नुकसान हो सकता है, क्यों? राज्यों को अपनी हाँ, साख बचानी। देखिए देखिए, जेलों में कौन बंद है? जेलों में जो बंद है अपराधी, वो किस कैटेगरी के हैं? आप जरा इसको देखिए, इसका सर्वे आता रहता है कि जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमजोर है, बहुत छोटे छोटे अपराध में जो लोग जेल में हैं, जिनकी जमानत लंबे समय से नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हो पाती है साहब, उनके पास जमानत कराने के लिए वकील को देने के लिए पैसा नहीं। तो जो कमजोर कड़ी है, कानून की गाज भी उसी पर गिरती है। कहाँ अमीर लोगों पे गाज गिरती है? आप दो चार केस बड़े बड़े देख लीजिए तो वो एक अलग बात है, या तो कोई ऐसा संगीन अपराध हो जिसमें बचने का कोई रास्ता नहीं हो, मतलब आसाराम बापू, या फिर राष्ट्रीय सहारा के थे सुब्रत राय सारा, वो लंबे समय जेल में रहे, कई साल जेल में रहे। इस तरह के कुछ लोग आप देख लीजिएगा। ये सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को तो सरकार कितने भी दिन जेल में रख सकती है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने अगर अपने उत्तर प्रदेश के नेता पे कार्रवाई की है तो इसलिए कर पाई है कि वो कमजोर कड़ी है, बहुत बड़ा नाम नहीं है, और उनका कोई उतना रसूख नहीं कि साहब उनके हटाने से कोई खास वर्ग ऐसा नाराज होता हो जिसका बीजेपी की जीत की संभावनाओं पर असर पड़े। आपने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ तो कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की थी, वो तो आखिर तक बीजेपी को ललकारते रहे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। गंभीर आरोप तो ब्रजभूषण सिंह पर भी थे, और उन बेटियों ने लगाए थे जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, जो गोल्ड मेडलिस्ट रही, जो मेडल जीत कर लाई ओलंपिक में। और सरेआम अपने बारे में इस तरह की बातें करना, भाई मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, सरेआम कहना, कैमरे पे कहना, बगैर मुंह छुपाए कहना, छोटी बात थोड़ी होती है। कोई लड़की झूठ थोड़ी बोलेगी। अपनी पूरी गैरत को एक तरफ रख के सारी बात कही जाती है। तो उस वक्त तो बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की, तो सवाल तो उठेंगे कार्रवाई पर। और ये चूंकि कमजोर आदमी है, इनके खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी। तो कुल मिला के सत्ता में वही बचा रहता है जिसकी साठगांठ अच्छी हो, खुद अपना मजबूत हो, जनाधार हो, और दिल्ली में पकड़ हो आला नेतृत्व पे, तो आपके खिलाफ आपके 7 खून माफ है। और अगर ऐसा नहीं है तो भी जरा सी गलती से आपका सफाया हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और एक बात आपने बहुत कांटे की कही कि इसका मतलब जो बीजेपी में नेता मुस्लिम है वो सिर्फ इसीलिए रखे जाते हैं ताकि मुसलमानों की बात को वो ताकत हाँ, से दिखाई उठा सके ताकत से। और उन्हें समझा बस सके कि ये गलत है। इसी शो के लिए बॉयज, वो शो पीस की तरह रखे जाते हैं कि देखिए हमारे पास भी है। हमारे पास भी अटल बिहारी वाजपेयी का 98 का, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग याद आता है। 98 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी, बीजेपी ने कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, ए बी ए गनी खान चौधरी, बहुत बड़े स्टॉलवर्ड नेता थे। इतने बड़े नेता थे कि जब ममता बनर्जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली तो वो गनी खान चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देती थी, कहते थे गनी खान चौधरी हमारे बुजुर्ग है, बाप की तरह है। तो उनके खिलाफ बीजेपी ने एक उम्मीदवार उतारा था, मुजफ्फर खान नाम का, 98 के चुनाव। तो अटल बिहारी वाजपेयी वहां बोलकर आए थे भाषण के, उनका अगर खान है तो हमारा भी खान है। अगर कांग्रेस का खान है उम्मीदवार तो हमारा भी खान है। तो ये जो बीजेपी में आपको मुस्लिम चेहरे टीवी पर देखने को मिलते हैं, संसद में नहीं देखने, अब नहीं मिलते संसद में, क्योंकि संसद को तो बीजेपी ने मुस्लिम मुक्त कर दिया है। बीजेपी के टिकट पर एक भी सांसद ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। सिर्फ टीवी पर दिखाने के लिए शहजाद पूनावाला, इस्लाम सफर इस्लाम खान और दो चार इस तरह के आपको नाम मिल जाएंगे। एक लड़की पहले बैठती थी निखत, अब वो कांग्रेस में चली गई है दिल्ली के चुनाव से पहले। तो इस तरह के और शादिया इल्मी वगैरह मिल जाएंगे, तो ये शो पीस है। और जब कहीं कोई छोटी मोटी जगह होगी तो उनको कांग्रेस बीजेपी उनको कहीं एडजस्ट भी करेगी। लेकिन इनका काम यही है कि अपने ताकि समाज में जाके देखे हमारे पास भी तो है, हमारे पास है, तेरे दिखा दीजिए। तो ये शो पीस है ये। चलिए सर, इसी के साथ आपसे, अब आपने बड़ी बेहतरीन दर्शकों को जानकारी दी है, इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।